गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेमेस्टर 1 जो आपका नवंबर में होना है 2021 में, उसके सेक्शन ए का सोल्यूशन दिया था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आज मैं आपको जो है सेक्शन बी का सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सोल्यूशन सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बस आपको मैं आंसर बता दूंगा और बस ओके हो जाएगा। यहाँ पे मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में सारे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, जिससे आपको बोर्ड क्या चाहता है और उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सही तरीका क्या है देने का, को प्रॉपर आपको पता चल सके। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा हाँ बच्चों, सेक्शन बी आपका 20 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे लिखा है एक फंक्शन ओवरलोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिया गया है, जिसमें गिवन बिलो इज अ क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो क्लास का नाम बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है? क्लास का नाम यहाँ पर ओवरलोड दिया गया है। देन फंक्शन कौन से दिए हैं इसमें? सबसे पहले आपका एक प्रिंट फंक्शन दिया गया है, और जिसमें आपको एक पैरामीटर पास किया गया है n नाम से। और इस n के हिसाब से आपको क्या करना है बच्चों? टू प्रिंट द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से n तक जितने भी n में वैल्यू इनपुट कराई गई होगी, उसके नेचुरल नंबर्स आपके प्रिंट कराने हैं। तो मान लीजिए नेचुरल नंबर्स में आपने n में 10 दे दिया, देन इसका मतलब है 1 से 10 तक सारे नंबर प्रिंट हो जाए। अब इसका एक दूसरा भी फंक्शन है, यहाँ पे ये बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है बच्चों, और प्रिंट नाम का फंक्शन है, और इसके पैरामीटर में int m, int n लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि टू चेक वेदर n इज मल्टीपल ऑफ m। n जो है, तो एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए आपका n जो है आपने 4 ले लिया और m आपने 2 ले लिया। तो n जो है यानी 4 2 का मल्टीपल है क्या? तो आप m से डिवाइड कर दीजिए n को। अगर डिवाइड हो जाता है यानी कि 2 के टेबल में आता है तो ये मल्टीपल है, अदरवाइज मल्टीपल नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन दिए गए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट लिया गया है फंक्शन ओवरलोडिंग का लिया गया। और फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है जब किसी फंक्शन प्रोग्रामिंग में सेम नाम के, यहाँ पे प्रिंट है और यहाँ पे भी प्रिंट है, तो सेम नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए जाएं तो उसको आप फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। और जिसकी पैरामीटर लिस्ट यानी पैरेंथेसिस ब्रैकेट में जो भी आर्गुमेंट लिस्ट दी गई है, ये बच्चों डिफरेंट होगी। ठीक है, बाकी इसकी फुल डिटेल की फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, ये कैसे वर्क करती है, मैंने वीडियोस बना रखी हैं। आपकी अगर डिमांड होगी तो मैं उसको आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के हिसाब से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसमें बच्चों। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है? क्लास का नाम फिल करना है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था स्मॉल लेटर में ओवरलोड नाम से क्लास थी, तो ओवरलोड। अच्छा बच्चों, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अपर केस लोअर केस का विशेष ध्यान रखिएगा। ये ओवरलोड फिल हो गया, उसके बाद n में तो कोई नंबर भेजा गया और आपका यहाँ पर 10 तक प्रिंट कराना है। अगर n में हमने 10 लिया है तो नॉर्मली इसका कैसे आप फिल करोगे? एक वेरिएबल है जिससे बच्चों लूप चलाना है आपको, और यहाँ पर आप क्या करोगे? स्टार्टिंग कहां से होगी? k इज इक्वल टू 1 से होगी, और कहां तक लूप जाएगा? k इज लेस देन इक्वल टू n, यहां तक लूप जाएगा आपका। देन 1 से n तक पहुंचेगा कैसे? n में आपका 10 है ना, 1 से 10 तक पहुंचेगा कैसे? तो आप k प्लस प्लस कर दीजिए। मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसमें कैसे ये वर्क हो रहा है, जिससे आप जान जाएं। तो यहाँ पे देखिए, आपने n में सपोज छोटा नंबर ले लेते हैं, तो n में आपने मान लीजिए 5 ले लिया है। अब ये आपने लूप चलाया 1 से, तो k में 1 स्टोर हो गया। अब 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा और आपका k प्रिंट कर देता है। k में आपका क्या है? k में आपका बच्चों यहाँ पर 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 प्रिंट हो गया। फिर आपका लूप का नेचर है ये यहाँ से ऊपर जाएगा, k प्लस प्लस होकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 भी 5 से छोटा है, ये इधर आता है और ये इधर आता है, तो 2 भी 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे आ जाएगा और k प्रिंट हो जाएगा।
तो k में आपका 2 था, तो बच्चों यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। देन k प्लस प्लस होके आपका यहाँ पर 3 हो गया। अब 3 भी 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आ जाइए, k प्रिंट कर दीजिए तो आपका 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर k प्लस प्लस होके आपका 4 हो जाएगा। अब 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। नीचे आएंगे, k प्रिंट कर दे यानी 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका k प्लस प्लस होके आपका 5 हो गया। तो आप यहाँ पे 5 चेक कीजिए, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई है। देन आपका यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप एक बार और प्लस प्लस कर देते हैं तो k की वैल्यू हो जाएगी 6। अब 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आप यहां से क्या करोगे, लूप से बाहर आ जाओगे। तो इसके हिसाब से बच्चों यहाँ पर आपका B में k इक्वल टू 1 फिल करना है, और C में आपका k इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n, और k प्लस प्लस D में फिल करना है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे कि अभी जब नीचे आंसर्स आपको करेक्ट आंसर्स मैच करने होंगे तो उनको हम लोग आसानी से मैच कर पाए। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा A नाम का जो आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने क्या फिल किया है, इसके अंदर मैंने ओवरलोड फिल किया है, ओवरलोड स्मॉल में। फिर बी वाले आंसर में हम लोगों ने क्या फिल किया है, k इक्वल टू 1 फिल किया है। देन सी वाले में क्या फिल किया है, तो सी वाले में बच्चों आप देख ही पा रहे हैं k इज लेस देन इक्वल टू n फिल किया गया है। और देन डी वाले में क्या फिल किया गया है, तो डी वाले में k प्लस प्लस फिल किया है। तो ये अभी जो इस फंक्शन के ये 4 आंसर हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो अच्छा बच्चों, ये जो मैंने आंसर लिखे हैं ये सारे गिवन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो आपने अपने हिसाब से आंसर निकाल लिए। अब ये आंसर आपको उन गिवन आंसर्स में मैच करने हैं, तो जो भी ऑप्शन सही होगा वही हमारा सही मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इसका दूसरा फंक्शन आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा फंक्शन आपके सामने है, यहाँ पे देखिए। उसमें कहा गया था n जो है m का मल्टीपल है क्या, तो क्वेश्चन में आपने देखा होगा आर्गुमेंट 2 थे, तो 2 में int m तो दे दिया गया है, लेकिन int n भी होना चाहिए। ये आपका यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसको फिल कर दिया गया, ये e का आंसर हो जाएगा। देन आपको चेक करना है कि n जो है m का मल्टीपल है नहीं है। तो देखिए, मल्टीपल का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कोई भी नंबर टेबल है, मान लीजिए तो 2 की टेबल है, तो 2 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब 2 का मल्टीपल हैं। तो अब यहाँ पर उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि आप 2 से उसको डिवाइड करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो उसका मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। कोई भी नंबर किसी नंबर से अगर डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर चेक करने के लिए आपको फंडामेंटल में देखने को मिल जाएगा, अगर किसी भी वीडियो को हमारे देखेंगे आप, तो यहाँ पे मॉड का साइन लगता है बच्चों, मॉड, और यहाँ पर आप m कर दीजिए। तो और फिर आपको मैच कराना है इज इक्वल टू 0 से, कि ये आपका 0 से मैच हो रहा है नहीं। मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर आपको बस इसके आंसर दोनों हो गए। अब यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर E का आंसर है E में आपको फिल करना है INT N, और E के बाद F में आपको फिल करना है N mod M इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 के सारे आंसर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोगों की यहाँ पर ये मैचिंग करनी है कि इसमें कौन सा सही माना जाएगा, कौन सा गलत, जो उसमें दिए हैं। तो हमारे तो आंसर ये सारे सही हैं। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ देखिए, n में आपने मान लीजिए यहाँ पर n में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, n में आपने यहाँ पर सपोज दैट, हाँ मैं इसको पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सपोज दैट m में आपने यहाँ पर क्या ले लिया, m में आपने 8 ले लिया, 8, और n में आपने यहाँ पर 2 ले लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके बच्चों, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि आपने n को देखना था आपको कि वो m का मल्टीपल है या नहीं है। तो m में आपने यहाँ पर
m में आपने 2 ले लिया और n में आपने यहाँ पर 10 ले लिया। इसका मतलब अगर 2 के टेबल में 10 आता है यानी 2 से 10 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये मल्टीपल है। तो आप यहाँ पे 10 रखिए और 10 को जब m से यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा और वो इक्वल टू 0 यहाँ पर मैच होगा। बस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो क्योंकि रिटर्न टाइप बूलियन है तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो ये आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप देख पा रहे होगे। अब हम लोगों को क्या करना है, इनको सिर्फ मैच करना है। तो चलते हैं मैच कर लेते हैं इसको। ये आपके आंसर्स हो गए। तो आपका यहाँ पर ए का 1 सही है, 2 सही है या 3 सही है। तो आप देखिए हमारा ए में क्या है, ए में आपका ओवरलोड लिखा है। इसका मतलब ओवरलोड तो ये 2 है, तो कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे होगे ये स्मॉल ओवरलोड लिखा है, इसका मतलब ये वाला सही है, ये 2 वाला सही है। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूं, ए का 2 सही है। ए का 2 सही है, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन देखिए कि बी में कौन सा सही रहेगा। तो बी में हम लोगों का यहाँ पर k इक्वल टू 1 लिखा है। आप चेक कीजिए k इक्वल टू 1 कहाँ पे, k इक्वल टू 1 ये पहले ही वाला सही है, यानी बी का भी बच्चों यहाँ पर 1 वाला सही है, 1। देन आगे देखें तो यहाँ पर डी और डी ई ये इसमें कौन से सही है। तो सी वाले में अगर आप देख रहे होंगे, हाँ सी वाले में मैंने लिखा है k इज लेस देन इक्वल टू n। तो k में देखिए लेस देन इक्वल टू n कहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये पहला वाला मैच हो रहा है आपका, k इज लेस देन इक्वल टू n। तो आपका इसमें c का 1 सही है, c का 1 सही है। इतनी मैचिंग हम लोगों ने कर ली। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर d और e, तो डी वाले में आप देख पा रहे होंगे, डी वाले में k प्लस प्लस है मैंने लिखा हुआ है, ढूंढिए इसमें k प्लस प्लस है। तो 1 2 3, तो 3 वाले बॉक्स में आपका ये k प्लस प्लस मिल जा रहा है, इसलिए अच्छा मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर क्या मैंने लिखा था। ये आपका सी का, तो सी का हम लोगों का निकला था k इज लेस देन इक्वल टू n, ये सही था। तो ठीक है, अच्छा लिखा था मैंने, दूसरे पेन से लिख दिया। ओके, तो यहां पर ये आपका 1 वाला सही है। उसके बाद डी वाला देख लेते हैं। डी वाले बच्चों देखिए, डी में आपका आंसर है कि k प्लस प्लस मैंने लिया है, तो यहाँ पे देखिए k प्लस प्लस दिया गया है, ये थर्ड ऑप्शन सही का, थर्ड ऑप्शन। देन ई में देखें तो ई में हमारा यहाँ पे क्या है, INTN पहले वाला सही है हमारा, तो यानी कि ई का फर्स्ट वाला सही है। उसके बाद एफ में देखते हैं, एफ में कौन सा सही है। तो हमें यहाँ पे चेक करना था इफ कंडीशन, यहाँ पे मैं और बढ़ा देता हूं, इफ कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट इफ में ही हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इफ बढ़ा दिया है आपका, तो आप देख पा रहे होंगे ये एफ वाले का n mod m इक्वल टू 0, ये हमारा कौन सा यहाँ पे सही मिल गया, फर्स्ट वाला सही मिल गया। तो हम लोग यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे, f का 1। ये सारे आंसर हो गए, आपने चेक कर लिए हैं। कोई डाउट हो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इसको फिर से कोशिश करूंगा उस पार्ट का अलग से वीडियो बना दूं, या मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, तो आप मुझसे फोन से भी बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का हो गया है। आफ्टर देन दूसरा आपका फंक्शन का क्वेश्चन है। तो फंक्शन में बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो, फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट जावा स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव जब पेपर आपका होगा तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अभी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है। यहाँ पे टेलीफोन बिल है, या ये इफ एल्स इफ का क्वेश्चन फंक्शन के थ्रू पूछा जाता है। तो यहाँ पे टेलीफोन बिल है, या आपका जो है
क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लाइब्रेरी चार्जेस हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए इसमें वेरिएबल सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल दिए गए हैं INT NOC। NOC का मतलब है नंबर ऑफ कॉल्स। फोन है तो फोन में नंबर ऑफ कॉल्स कितनी होंगी, ये NOC में स्टोर हो किया जाएगा। फिर उसके बाद बिल, डबल टाइप का लिया गया है बिल, तो बिल में आपका टेलीफोन का बिल कितना आप दे रहे हो, कितना पेड कर रहे हो, वो दिया जाएगा। और स्ट्रिंग एन दिया है, इन एन में आपका बच्चों कस्टमर का नंबर, जिसका वो टेलीफोन है, वो बिल जो भी बिल जमा कर रहा है उसका यहाँ पर नाम इनपुट करना पड़ेगा। आफ्टर देन मेंबर फंक्शन में क्या क्या काम करवाने हैं, वो तो आपके डेटा मेंबर हो गए। मेंबर फंक्शन में इनपुट फंक्शन में टू एक्सेप्ट द डेटा यूजिंग स्कैनर क्लास। तो आप बच्चों जानते हैं कि बफर रीडर और स्कैनर क्लास दो तरीके हैं आपके जावा में। यहाँ पर जो आपका कोर्स स्पेसिफाई है उसमें बफर रीडर से भी इनपुट ले सकते हैं और स्कैनर क्लास से इनपुट ले सकते हैं। आजकल चलन में स्कैनर क्लास ही चलता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट क्या करना है, डेटा यूजिंग स्कैनर क्लास। तो क्या डेटा एक्सेप्ट करना है, नेम, फोन नंबर और आपका टेलीफोन कॉल्स, नंबर ऑफ कॉल्स। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको क्या क्या, नंबर ऑफ कॉल्स और नेम, दो चीजें इनपुट करवानी है। और बिल जो है ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको इनपुट नहीं कराना है। देन बच्चों यहाँ पे देखिए आपका प्रिंट फंक्शन है जिसमें प्रिंट द डिटेल, यही तीनों चीजें आपको प्रिंट कर देनी है। कैलकुलेट में यहाँ पर इन चीजों को कैलकुलेट करना है। तो क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कॉल्स। अगर फर्स्ट 100 कॉल्स हैं तो ये फ्री है, यानी कि कोई भी चार्ज आपसे नहीं पड़ेगा, यानी 0 पैसा। और अबव 100 कॉल्स हैं तो आपका 2.50 पैसा या रुपीस पड़ेंगे पर कॉल, एक कॉल का 2.50। और मेन फंक्शन में क्या करना है, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है बच्चों। और इसमें इन जो ऊपर वाले फंक्शन है, कौन से तीन है, इनपुट फंक्शन है, प्रिंट है और कैलकुलेट है, इनको कॉल कर लेना है। बस ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले क्लास का नाम क्या रखा जाए, तो क्लास का नाम आप प्रोग्राम देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लास का नाम टेलीफोन है, टेलीफोन यही, और स्मॉल लेटर में दिया है बच्चों, ध्यान रखिएगा है, क्योंकि ये अपर केस लोअर केस का ध्यान रखता है जावा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेलीफोन फिल कर देंगे, टेलीफोन। आफ्टर देन आप देखिए यहाँ पर स्कैनर में, स्कैनर OB इज इक्वल टू, और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा, न्यू। जैसे काफी स्पेस दे दिया गया, इतना दिया नहीं जाता है, हम लोग इस इक्वल साइन के जस्ट बाद न्यू लिख देते हैं, न्यू, देन स्कैनर और आपका सिस्टम डॉट इन। फिर उसके बाद सी वाले आंसर में देखा जाए, हम लोगों ने यहाँ पर NOC नंबर ऑफ कॉल्स के लिए वेरिएबल लिया है और इसमें नंबर ऑफ कॉल्स इनपुट करनी है। तो OB नाम का ऑब्जेक्ट है, तो आप OB डॉट, और क्योंकि वो इंटीजर टाइप की नंबर ऑफ कॉल्स इनपुट करनी है बच्चों, तो OB डॉट नेक्स्ट INT, ये आपका इंटीजर वैल्यू इनपुट करने का स्टेटमेंट होता है स्कैनर क्लास में। देन सेमीकोलन, ये आपका हो गया। उसके बाद डी में बच्चों क्या करना है, डी में आपको कंडीशन चेक करनी है कि अप टू 100 कॉल्स कहा गया था। अगर 100 कॉल हैं आपकी तो आपसे कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। तो कॉल्स किस में थी, NOC में थी, NOC। और यहाँ पे आप चेक करना है कि वो NOC जो है नंबर ऑफ कॉल्स लेस देन इक्वल टू 100 है, यानी कि आपका नंबर ऑफ कॉल्स कितना, 20 कॉल्स भी हो सकता है, 10 कॉल्स भी हो सकता है, 80 कॉल्स भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, यानी कि 100 तक कितनी कॉल हो सकती हैं। और देन आपका यहाँ पर बिल इज इक्वल टू 0, यानी इसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और फिर इस 100 कॉल के बाद जितना आप एक्सपेंड करेंगे नंबर ऑफ कॉल्स, तो उसके हिसाब से 2.50 आपसे चार्ज पड़ेगा। तो उसको कैसे निकाला जाएगा, अगर आप कंडीशन ये फॉल्स होती है, यानी कि आपने मान लीजिए, मैं अभी एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा ये कैसे वर्क कर रहा है। अभी तो मैं आंसर सिर्फ फिल कर देता हूं। फिर आप एल्स में आ गए। एल्स में बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपको नंबर ऑफ कॉल्स में से 100 माइनस कर देना, क्योंकि ये तो फ्री वाला था, तो इसको आप नंबर ऑफ कॉल्स में से 100 माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद
अब जो कॉल यहाँ पे बची होंगी उनका आपको 2.50 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना ही आपको करना है। और 100 कॉल्स तो आपकी फ्री थी, ये इसमें फिल कर दिया गया। देन अब क्या है, अब आपका यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में एन और बिल को प्रिंट करा दिया गया है। और वर्डमेन में एक ऑप्शन और दिया है जिसको फिल करना है। इसमें एक आपका टी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया गया है बच्चों, देख पा रहे होंगे आप लोग। और फिर टी डॉट इनपुट, अब टी डॉट इनपुट के बाद हमारा क्या है, हमारा फंक्शन था कैलकुलेट। एक बार मैं दिखा दे, हाँ कैलकुलेट नाम से है, इसको कॉल करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम टी डॉट कैलकुलेट, कैलकुलेट, ठीक है। और पैरेंथेसिस ब्रैकेट और सेमीकोलन लगा हुआ है। आपके इसके सारे आंसर आपने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समझेंगे ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन या वर्डमेन एग्जीक्यूट होता है। और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आप नीचे आते हो, नीचे आए, नीचे आने के बाद में फिर आपका सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। क्यों बनाते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसी से हम लोग फंक्शंस कॉल करते हैं। तो हमने टी नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर टी डॉट इनपुट, ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, यानी इस तरीके से ये तीनों आपके फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर दे रहा हूं, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कहां बने हैं बच्चों, फंक्शन तो ऊपर बने हुए हैं, इनको यहां से वर्डमेन से कॉल किया जाता है। तो आप टी डॉट इनपुट जैसे ही कंपाइलर स्टेटमेंट को पढ़ेगा वैसे ही आप जंप करके इनपुट फंक्शन पे चले जाओगे। यहाँ पे इनपुट पे चले जाइए, देखिए ये इनपुट पे आप आ गए, देख पा रहे होंगे। तो इनपुट पे क्या होगा, ये जो भी आपने फिल किया है वो तो ठीक है, बस सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर नंबर ऑफ कॉल्स, आप कितने कॉल्स खर्च कर रहे हो। तो मान लीजिए यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉल्स में एनओसी इज इक्वल टू ओबी डॉट नेक्स्ट INT लिखने से आप जो भी कीबोर्ड से टाइप करोगे वहां यहाँ पे एनओसी में स्टोर हो जाएगा। तो सपोज दैट आप 50 कॉल्स का यहाँ पर देखना चाहते हो, फिर एंटर नेम पूछेगा, तो नेम भी आप कोई दे दीजिए, सपोज दैट आपने राम दे दिया, ठीक है। तो ये आपका एन में स्टोर हो गया, एनओसी में आपका 50 कॉल्स स्टोर हो गई। आगे चलते हैं, वर्क करने के बाद बच्चों वापस वहीं लौट के जाते हैं जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो यहाँ पर आपका वर्डमेन से फंक्शन कॉल हुआ था, वापस आप इसी जगह पे आए, फिर आप नीचे उतरे और आपने क्या किया, टी डॉट कैलकुलेट, कैलकुलेट फंक्शन कॉल कर दिया। अब आप यहां से जंप करके सीधे कैलकुलेट पे चले जाइए। बहुत आसान है बच्चों, आप बस चाहे तो वीडियो को रिपीट करके भी देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं कंडीशन एक बार आपको भी दिखा देता हूं, खुद चेक कर लेता हूं। यहाँ पे फर्स्ट 100 कॉल्स, यानी फर्स्ट 100 कॉल्स में हाँ ठीक है, तो यहाँ पर टी डॉट कैलकुलेट फंक्शन कॉल हो जाएगा बच्चों। टी डॉट कैलकुलेट से या कैलकुलेट से आप कैलकुलेट पे जंप करके आएंगे। और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमने क्या लिया था, हमने 50 कॉल्स लिया था। तो 50 कॉल्स इज लेस देन इक्वल टू 100, तो आपकी कंडीशन ट्रू हो गई और बिल में आपका 0 स्टोर हो गया। आप फंक्शन का काम खत्म। अब इफ ट्रू हो गई तो एल्स में तो आओगे नहीं, आप एल्स से बाहर चले जाओगे और आप सीधे वर्डमेन में पहुंचोगे। देन टी डॉट प्रिंट से आप प्रिंट जाओगे और ये सारी चीजें प्रिंट करा दी। अब यहाँ पे वो भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए नंबर ऑफ कॉल्स इनपुट करते समय आपने 150 कर दिया, वो भी मैं कंडीशन चला के दिखा देता हूं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए 150 कॉल्स में जब आप यहाँ पे obj डॉट कैलकुलेट करोगे, टी डॉट कैलकुलेट, obj सॉरी ये टी नाम का ऑब्जेक्ट है, तो टी डॉट कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ पर कैलकुलेट पे पहुंच जाओगे। कैलकुलेट पे पहुंचे, अब हमारी कॉल्स क्या है, 150 है, तो 150 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आप यहाँ पर एल्स में आ गए और एल्स में आने के बाद में आप कैलकुलेट कैसे करोगे, क्योंकि 100 कॉल्स तो फ्री हैं। तो देखिए इस तरीके से, ये माइनस क्यों लगाया गया था वो मैं बताना चाह रहा हूँ। आपने यहाँ पे 150 कॉल्स लिखा और माइनस ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो आपका कितना बचा, 50 कॉल्स बचा। अब 50 कॉल्स का आपका 2.50 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो आपका जो भी इसमें आ जाएगा रिजल्ट वो आप लोग खुद ही कर लेना। देन वापस लौट के आप बच्चों यहाँ पर फिर से आओगे और फिर टी डॉट प्रिंट से आप प्रिंट पे जाओगे और ये आपका प्रिंट हो जाएगा।
तो अब बारी है बच्चों यहाँ पर आंसर्स लिख लेने की कि क्या है, तो मैं स्टार्टिंग से ही दे और फिर हम लोग उनको करते हैं। तो सबसे पहला आंसर है हमारा ए का मैं लिख ले रहा हूं यहां पर ए डॉट, और यहां पे मैंने टेलीफोन लिखा है। ओके, स्मॉल में है। और फिर बी का आंसर मैंने यहां पे लिखा है न्यू, सही है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए आप, और सी का आंसर मैंने यहां पे लिखा, अभी मैं इसको साफ सुथरा दिखा दूंगा। सी का आंसर मैंने यहां पे लिखा है ओबी डॉट नेक्स्ट INT, ये सी का आंसर है। देन डी का आंसर हम लोगों ने लिखा है, ये आपका डी का आंसर है डी डॉट NOC लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इक्वल टू 100 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप 20 कॉल डालोगे, तो अगर इक्वल टू 100 लिखा होता तो 20 तो 100 से मैच नहीं करेगा, तो आप यहाँ पे एल्स में चले जाओगे और 20 कॉल्स की कैलकुलेशन होना शुरू हो जाएगी, जबकि 20 कॉल्स तो 100 के अंदर आती है, वो फ्री है, इसलिए लेस देन इक्वल टू 100 लिखना जरूरी है। और देन आपका डी का हो गया। फिर मैं ई का लिख ले रहा हूं, ई का बच्चों आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये कैलकुलेशन में मैंने पूरा लिख दिया है, NOC माइनस 100 देन टू 2.50। अभी ये आंसर के हिसाब से, जो आंसर में गिवन है जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग अपने आंसर्स को मैच करेंगे। तो ये ई का हो गया। देन एक और बचा है आपका OBJ वाला, यस। तो यहां पर टी डॉट, ये आपका एफ का हो जाएगा, टी डॉट कैलकुलेट फंक्शन कॉल कर लिया गया, कैलकुलेट, ठीक, पैरेंथेसिस ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये हमारे सारे आंसर हो गए। अब बच्चों एक एक करके हम लोग इनको मैच कर लेंगे और देखेंगे क्या हम लोगों ने सही किया है। ओके, तो पहला आप यहां पर ए का देख रहे हैं, तो देखिए ए का आपका यहां पे आंसर में क्या है, टेलीफोन, क्लास, ऑब्जेक्ट, 3 आंसर दिए गए। हमारा कौन सा मैच हो रहा है, टेलीफोन, यानी कि ए का 1 सही है। ओके, फिर उसके बाद अगर आप देखें यहां पर, तो बी में ओल्ड न्यू वर्ड दिया गया बच्चों, ओल्ड न्यू वर्ड दिया गया है। तो यहां पर हमारा देखिए कौन सा न्यू सही है, इसका मतलब बी का आपका 2 सही है, ए का 1 सही है, बी का 2 सही है। देन सी का देखिए बच्चों, यहाँ पे ओबी डॉट नेक्स्ट डबल, ओबी डॉट नेक्स्ट लाइन, ओबी डॉट नेक्स्ट INT, तो क्योंकि हम लोगों की इंटीजर वैल्यू थी इसलिए नेक्स्ट INT। तो ये आपका सी वाला जो है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, हाँ, SC डॉट नेक्स्ट INT सही है। ये कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे, तो सी का 3rd नंबर वाला सही है। देन डी वाला देखें, तो डी वाले में देखिए बच्चों, NOC इज लेस देन 100, NOC इज लेस देन इक्वल टू 100, NOC इज ग्रेटर देन 100। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, हमारा आंसर नंबर 2 वाला मैच हो रहा है, NOC इज लेस देन इक्वल टू 100। तो ये 2 पे सही हो गया, बहुत आसान है ना। उसके बाद जो है फिर हम लोग देखते हैं E और F, इसका आंसर क्या सही था। तो E वाला देखिए बच्चों, यहां पर बिल इज इक्वल टू 0 प्लस n माइनस 100 इंटू 2.50 और n माइनस 100 इंटू 3.50 और n इंटू 2.50। तो यहां पे देखा जाए तो हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर NOC माइनस 100 इंटू 2.50। तो ये किससे मिलता जुलता है,
ये आपका पहले वाले आंसर से मिलता जुलता है, बस यहाँ पे 0 प्लस नहीं किया गया। तो मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि 0 से प्लस करने से कोई आंसर पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने प्लस नहीं किया था। लेकिन अब फॉर्मेट में गिवन है तो हम लोगों को बच्चों अपने मन से हम अपना आंसर्स करेक्ट लिखेंगे तो जरूर, लेकिन साथ में हमें इन आंसर्स जो बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब है इनको भी चेक करना है। तो इस यहाँ पर मैं इनके हिसाब से थोड़ा आंसर करेक्ट करे दे रहा हूं। आप यहाँ पे 0 प्लस कर सकते हैं, 0 प्लस ये आपका कौन सा था, ई का फर्स्ट वाला बच्चों यहाँ पर सही है, ई का फर्स्ट वाला, ठीक है। 0 प्लस और ये बिल इज इक्वल टू, ये अगर वहां नहीं लिखा था तो इसको भी आप यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे इसी जगह पर, बिल इज इक्वल टू, मैं अच्छा फिर से करेक्ट कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा आपका बिल इज इक्वल टू, बिल इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट, हो गया सिंपल। फिर उसके बाद बच्चों हमारा क्या था, फंक्शन कॉल किया था हम लोगों ने, तो टी डॉट कैलकुलेट हमारा सही है, इसमें देखिए टी डॉट इनपुट नहीं, टी डॉट कैलकुलेट बिल्कुल सही, तो एफ का बच्चों यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। ये सारे ऑप्शन आपने इस तरीके से मैच कर लिए और आप आंसर्स ऊपर हेडिंग डालकर यहाँ पर लिख देंगे, ये पॉइंट मेजर करते हुए। तो इस तरीके से हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कमेंट में बताइएगा, कहीं कोई आपको लगे कि हाँ एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ और भी चाहिए तो मैं आगे आने वाले पेपर्स जो बहुत सारे मैं खुद के बना के आपको दूंगा, गेस्ट पेपर टाइप के, और जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता है तो मैं उसमें वो करेक्शंस करता रहूंगा। तो ये आंसर्स हो गए बच्चों। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट कैलकुलेट द नॉर्म्स ऑफ अ नंबर, नॉर्म्स ऑफ अ नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर। देखिए बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नॉर्म्स ऑफ 68 इज 10, नॉर्म्स ऑफ 68 इज 10। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, 6 आपका एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो यहाँ 6 इंटू 6 और फिर आपका 8 एक्सट्रैक्ट किया है तो 8 इंटू 8, तो 6 इंटू 6 36 आएगा और 8 इंटू 8 आपका 64 आएगा। इन दोनों को आपने सम कर लिया, 100 आ गया, और 100 का स्क्वायर किया तो आपका 10 आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैं अपनी लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक आप नंबर इनपुट कीजिए एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपने यहाँ पर 68 किया, 68। अब क्या करना है आपको बच्चों, 68 में ये डिजिट तोड़नी है, तो आपको डिजिट तोड़ने वाला लूप यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 8 तोड़िए, स्प्लिट कीजिए और 8 एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पे 8 इंटू 8 हो गया। अब इसको सब में ऐड कर दीजिए, फिर आप 6 एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्लस लगाते हुए मैं 6 एक्सट्रैक्ट करता हूँ और फिर उसका स्क्वायर कीजिए, तो 6 इंटू 6 कर देंगे। देन आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आपका ये 36 आया है और ये आपका प्लस 64 आया है। अब इसका जो सम आएगा यानी कि 100, तो 100 का बच्चों स्क्वायर रूट निकालना है, तो 100 का स्क्वायर रूट निकाला तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 आ गया। अब ये 10 क्या है, 10 आपका नॉर्म्स है, इस नंबर का कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये 10 निकालना है आपको कि 68 का नॉर्म्स नंबर क्या है, 10 है। सिंपल है, इसको आसानी से कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैंने 8 पहले क्यों तोड़ा, ये तो पहली डिजिट 6 थी, तो 6 पहले तोड़ना चाहिए था। तो इसलिए तोड़ा क्योंकि डिजिट एक्सट्रैक्शन वाले लूप में बच्चों पीछे से ही नंबर टूटते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट की ओर हम लोग नंबर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 8 टूटेगा, उसके बाद 6 टूटेगा, देन ये सारा एक एक बार डिजिट टूटती जाएगी, उसका वर्क कराते जाएंगे। ये वाला मैंने लिखा है, अभी मैं ये लिखा रहने देता हूँ और इसको हम लोग समझते हैं, या मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि वहां पे तो हम लोग देख ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप की जरूरत है। सीधे देखिए बच्चों, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना है, सीधे फंक्शन दे दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि n में वो नंबर मंगा लिया गया है, ये n में ये नंबर आ गया है, n में नंबर आ गया है कौन सा, 68 आ गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 68। उसके बाद
अब आपने s इज इक्वल टू, भाई देखिए सम तो करना ही है बच्चों, तो सम में हमेशा s इज इक्वल टू 0 लिया जाता है। अब इन्होंने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है सम को यानी s को, लेकिन आप int यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। देन आप b से लूप लगा दिया है। अच्छा कुछ वेरिएबल्स भी, हाँ यहाँ पे देखिए कॉमा लगा है, बोर्ड से गलती जल्दी होती नहीं है, लेकिन अगर हो जाती है और आप उसका आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, वैसे गलती नहीं होती। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ आंसर्स बनाए देते हैं। वैसे यहाँ पे कॉमा लिखा है, मैं अपनी तरफ से ही लिखे दे रहा हूँ, ये s होना चाहिए यहाँ पर, और साथ में मैं यहाँ पर, हाँ बस अभी तो इतना ही नजर आ रहा है, एक s नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। तो सम इज इक्वल टू 0 होता है। कभी भी कोई भी प्रोग्राम आता है और उसमें कुछ सम हो रहा होगा तो बच्चों आपको हमेशा 0 लेना होता है। फिर अब यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है व्हाइल की, तो यहाँ पे बच्चों कंडीशन लगाने के लिए आप दो तरीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर आंसर हम लोग मैच करेंगे, देखेंगे दोनों में से कौन सा उन्होंने दिया, लेकिन जो मैं लिखूंगा वो दोनों ही सही है। तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चों देखा गया है कि जो भी नंबर है उसको यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है, नॉट इक्वल टू 0 ये लिखा जाता है। डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप का यहाँ पे मैं तरीका दिखा रहा हूँ आपको, अभी मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा। और अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं आप, तो आप, मैं यहाँ पे कमेंट लाइन में लिखे दे रहा हूँ, आंसर मैच करते समय जो भी करेक्ट होगा उसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर n इज ग्रेटर देन 0 ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों आंसर मतलब ये आपका फिल इन द ब्लैंक सही है, दोनों आप ले सकते हैं। देन अब यहाँ पे डिजिट टूट रही है, तो डिजिट आपका मैंने बताया था पीछे से 8 टूटेगा पहले और उसके बाद 6 टूटेगा, तो सबसे पहले 8 एक्सट्रैक्ट होगा। अब 8 का स्क्वायर करना है तो आप बच्चों यहाँ पे मैट डॉट पाव भी लगा सकते हो स्क्वायर करने के लिए, मैट डॉट पाव, और ब्रैकेट में डी में डिजिट टूट रही है ना, तो डी कॉमा 2 कर दीजिए तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पर डी इंटू डी कर दीजिए, आपका स्टेटमेंट वही वर्क करेगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्रॉस का साइन न लगाइएगा, आप पूरा स्टार का साइन लगाइएगा क्योंकि कंप्यूटर वही आपका एक्सेप्ट करता है। देन अब ये पूरा लूप चलेगा तो वो चीज हो जाएगी जिसका आंसर हम लोग अभी निकालना चाहते हैं, नॉर्म्स ऑफ अ नंबर। तो आप यहाँ देखिए अब डी को प्रिंट कराना है, तो नॉर्म्स ऑफ अ नंबर किस में निकला है, एस में निकला है, तो यहाँ पर एस को आपको प्रिंट करा देना है, मैंने प्रिंट करा दिया। उसके बाद इसमें देखते हैं कुछ बचा है। ओके, अब इसमें सीधे सीधे आंसर दिए गए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अपने आंसर्स लिख लेंगे, देन उनको मैच किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये इसका ए का आपका जो है मैंने यहाँ पे 0 फिल किया है, s इज इक्वल टू 0, ओके 0। उसके बाद b का मैंने यहाँ पर n नॉट इक्वल टू 0 कह लीजिए, या मैंने दूसरा भी लिखा है n इज ग्रेटर देन 0, जो भी मैच होगा वो ले लिया जाएगा। और फिर c का बच्चों यहाँ पे d इंटू डी लिखा है, d इंटू डी लिखा है, और यहाँ पे प्रिंटिंग में नॉर्म्स नंबर को प्रिंट कराने में ये c का तो d इंटू डी हो गया, और फिर d का आंसर आपका s है, ठीक है, s को प्रिंट कराना। ये हमारे 4 आंसर हो गए हैं। अब हम लोग इसको मैच करेंगे कि हाँ इनके हिसाब से जो सही है और हमारा कौन सा आंसर मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, पहला आपका a का देखें तो a का बच्चों आप देखिए यहाँ पे 1.0 लिखा है, और यहाँ पे 0.0 लिखा है, और यहाँ पे आपका 1 लिखा है, तो हमारा तो यहाँ पर कोई नहीं मैच हुआ। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये सम की वैल्यू इनिशियलाइज करनी थी। तो आप देखिए यहाँ पे सम की वैल्यू उन्होंने क्या लिया, क्या डबल टाइप का डेटा टाइप लिया है, नहीं इन्होंने मेंशन नहीं किया है INT है या डबल है, ये मेंशन नहीं किया है। अगर ये डबल होता तो 0.0 लिख देते। अब यहाँ पे हमें मजबूरी है, क्योंकि जब कोई चीज मेंशन नहीं होती तो उसको हम लोग इंट मानते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहा हूँ, जिससे कि इनके अकॉर्डिंग, भाई ये मजबूरी है, इनके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है मुझे अपना मैच करते हुए। तो ये तो आपका इनका कंप्लीट हो गया, और फिर ये डबल में मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं, जिससे कि मुझे भी अंदर से सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मैंने डबल में डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे आप 0.0 फिल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा पहले का आंसर यहाँ पर 0.0 मैच हो रहा है। मैं इसको भी करेक्ट कर दे रहा हूं, ये हो गया ओके। तो ये हमारा कौन सा सही है,
एक बार देख लेंगे तो ए का 2 वाला सही है, ठीक, ए का 2 वाला सही है। उसके बाद आगे देख लीजिए बी का कौन सा सही है। तो मैंने बताया था कि नॉट इक्वल टू या कमेंट लाइन में यहां दे रहा हूं या ग्रेटर देन 0, ये दो लिखे जाते हैं। मैं इसको करेक्ट करके लिख दे रहा हूं। तो हमारा ग्रेटर देन 0 मैच हो रहा है, एन ग्रेटर देन 0 मैच हो रहा है, ठीक है, ये वाला मैच हो रहा है, यानी पहला वाला। तो मैं बी का 1 लिख दे रहा हूं। उसके बाद आप देख पा रहे होगे बच्चों, यहां पे सी का कौन सा मैच हो रहा है। तो सी में हमने डी इंटू डी लिखा है, तो डी इंटू डी तो है ही। और ये अच्छा ओके, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन का मैच कर लेता हूं। S इज इक्वल टू, देखो S इज इक्वल टू तो पहले से लिखा ना, C में फिल क्या करना था, तो D इंटू डी फिल करना था, लेकिन वहां पे आंसर लिखते समय इन्होंने S इज इक्वल टू करके कुछ लिख दिया है। अच्छा ओके, सम करना था इसलिए लिखा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी मैं इसको आपको चला के भी दिखाता हूं। तो ये S प्लस D इंटू डी हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, S प्लस डी इंटू डी। आप चाहे इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। तो हमारा यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, S प्लस डी इंटू डी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो आप यहां पर एक बार फिर से मैच कर लेंगे। ये सी वाला आंसर अपना कौन सा सही होगा, तो सी का बच्चों यहां पर S प्लस डी इंटू डी है। हाँ, तो ये पहले ही वाला सही है, यानी कि सी का भी आपका फर्स्ट सही है, फर्स्ट डी का पहला सही है, S प्लस डी इंटू डी। देन अब डी का लास्ट में S प्रिंट करना, उसमें अच्छा डी, तो डी में यहां पर ओके, थोड़ा सा हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या सॉरी मैंने ही ध्यान नहीं दिया, तो मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि हमें S में तो 100 आ गया था, हमें वो स्क्वायर रूट प्रिंट कराना था। तो यहाँ पे आंसर पहले देखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखे दे रहा हूं, क्योंकि आपका S में रिजल्ट आ चुका था। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों मैथ डॉट SQRT और S में जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, उसका प्रिंट हो जाए। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों कौन सा हमारा सही है, तो D का मैथ डॉट SQRT, हाँ, तो जो करेक्ट आंसर है आपका S में रिजल्ट आया है, इसलिए हम यहाँ पर 1 के साथ चलेंगे, D का 1। और ऊपर मैं इसको अब सही करके चला के दिखाई देता हूँ कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। हम लोगों ने सारे आंसर टिक कर लिए हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये आपके सारे आंसर सही है। ये जो S वाला था अभी हम लोगों ने करेक्ट किया है, इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूं। यहां हो जाएगा मैथ डॉट SQRT और ब्रैकेट में S लिख दीजिए, तो आपका ये कंप्लीट, ठीक। ब्रैकेट तो ये बंद मैं कर दे रहा हूं अलग से, और बाकी ये SOP लाइन का होगा। ओके बच्चों, तो अब इसको चला के मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने यहां पर 68 लिया था, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूं, 68 लिया था, ओके। तो 68 में सम को डबल टाइप का मैंने बना दिया है। अब 60 सम इज इक्वल टू 0 भी कर दिया है। अब देखिए 68 इज ग्रेटर देन, हाँ ये भी एक करेक्शन छोटा सा है जो हम लोगों ने आंसर देखते समय सही कर लिया है, ये वाला आंसर माना जाएगा। तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, प्रॉपर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ओके, अब चला के देख लीजिए बच्चों, यहां पर 68 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई, तो आप नीचे की ओर आओगे और n mod 10। यहाँ पे बच्चों n mod 10 कैसे करते हैं, तो n में आपका 68 है और mod 10 में बच्चों मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, आप मन में ही ये चीज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिवाइड में 10 लिखिए, 0 हटाइए, पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, और पॉइंट के इस साइड में बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर माना जाता है, और रिमाइंडर के लिए आप ये वाला साइन यूज करते हो, और रिमाइंडर हमारा निकल रहा है 8, और पॉइंट के इस साइड में क्वोशंट हम लोग मानते हैं,
और क्वोशंट में हमारा यहाँ पर ये वाला साइन अप्लाई किया जाता है, क्वोशंट निकला है हमारा 6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर n mod 10 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या निकला, 8 निकला है, 8 आ गया। अब यहाँ 8 इंटू 8 हो रहा है, 8 इंटू 8 हो रहा है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और s में क्या था बच्चों, s में 0.0 ले रखा है, तो 0.0 प्लस 64, तो आपका यहाँ पर 64.0 पहुंच जाएगा सम में। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। देन n डिवाइड 10 करेंगे तो जो नंबर यहाँ पे रिमाइंडर निकालने के लिए यूज हो रहा होता है वही नंबर यहाँ पर डिवाइड करते समय क्वोशंट निकालने के लिए यूज हो रहा होता है। तो 68 डिवाइड 10 करेंगे तो पॉइंट के इस साइड वाला रिजल्ट आएगा, यानी कि 6। अब बच्चों यहाँ पे आपके दिमाग में अगर आए कि मैथ के हिसाब से तो 6.8 आना चाहिए, बिल्कुल सही है आप, लेकिन यहाँ पे आंसर 6 ही आएगा, 6.8 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने डी को इंटीजर टाइप में ले रखा है, तो इंटीजर में पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती। ये सारे बच्चे जानते हैं, और जो नहीं जानते वो याद कर लें, इंटीजर में पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सिर्फ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब लूप का नेचर है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हमारा नई वैल्यू क्या क्या है, नई वैल्यू आपकी 6 है, और ये मैं हटाए दे रहा हूं, ये भी चलिए मैं हटाए दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चेक हो रहा है 6 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन ट्रू है, एज यूजुअल कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आ जाइए। अब 6 mod 10 कीजिए, तो जैसे ये किया था वैसे 6 के साथ करके देख लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 10, 0 हटाया, पॉइंट यहां लगाया, कंप्यूटर 0 अपने आप से लगा लेगा, और आपका रिमाइंडर इधर होता है, तो आपका ये 6 निकला है, तो रिमाइंडर हमारा क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। अब बच्चों यहाँ पर 6 इंटू 6 करेंगे, जैसे ये 8 इंटू 8 हो रहा था, ऐसे यहाँ पर 6 इंटू 6 करेंगे, तो 6 इंटू 6 करने पर ये क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 को सम में ऐड कर रहे हैं, तो सम में क्या है, 64 है, 64 और इसमें 36.0 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100.0। उसके बाद अब 6 डिवाइड 10 करेंगे इस वाले स्टेटमेंट में, तो डिवाइड में पॉइंट के इस साइड में क्वेश्चन माना जाता है, तो क्या ले लेगा, 0। मैथ के हिसाब से 0.6 आएगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों ये सिर्फ 0 लेगा, 0.6 छोड़ देगा। अब आप क्या करो, अब आप जो है फिर लूप ऊपर ले जाओ। अब क्योंकि n के पास 0 आ चुका है, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, आप लूप से बाहर आ गए। अब आपके पास s में कितना है, तो s में आपके पास 100 है बच्चों, तो यहाँ पर जब प्रिंट कराओगे तो math.sqrt में s लिखोगे, तो s में 100 है, इस मतलब ये 100 का स्क्वायर रूट निकालेगा, और क्या निकाल देगा, 10 निकाल देगा, तो आपका ऐसा 10 प्रिंट हो जाएगा, और 10.0 इवन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत होती है छोटी मोटी, तो आप यहाँ पर कमेंट लाइन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर दे दूंगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या किया गया है, एक पैराग्राफ दे दिया गया है, और उस पैराग्राफ को रीड करके नीचे कुछ आंसर्स दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर इस पैराग्राफ में ही आपको सारे मिल जाने हैं। तो मैं एक बार पैराग्राफ पढ़ देता हूं, और उसके आंसर आपको यहां से पिक करके वहां पे दिखाऊंगा क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, केस स्टडी क्या है, 1 में टू चेक फॉर कंडीशन and execute the statement based on the condition can be done using decision control statement। यानी कंडीशन चेक करनी है बच्चों, इसमें कहा जा रहा है, और कंडीशन को चेक करते समय वो कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज कीजिए। तो आपको कितना आसान क्वेश्चन, आपकी इफ कंडीशन लगानी है, और कंडीशन में हमेशा हम लोग अगर छोटा बड़ा कुछ चेक करना है तो ग्रेटर देन लेस देन लगा देते हैं। अगर वो डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करते हो, तो मॉड लगा साइन लगाते हो, और इक्वल टू 0 से मैच करते हो। अभी क्वेश्चन में हम लोग नीचे देखेंगे, उसके हिसाब से इसका आंसर देंगे। तो मेरे हिसाब से कंडीशनल स्टेटमेंट आप इफ एल्स को मानेंगे। उसके बाद द 2 डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा आर इफ एंड स्विच। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इफ और एल्स हैं, यहाँ पे 2 बता दिया गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद स्विच इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट।
क्योंकि इसमें कई सारे केसेस होते हैं ना कि केस 1 केस 2 चलेगा कोई एक ही, लेकिन बहुत सारे ब्रांचेस बना के रखी गई होती है, केस 1 केस 2 केस 3, इसीलिए इसको मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। और उसके बाद जो है इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर, अच्छा ओके ये मल्टी ब्रांचिंग, हाँ, एंड इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। बच्चों नेस्टेड वर्ड जावा में जब भी कभी आ जाए तो आप मान लीजिएगा कि जिस चीज का नेस्टेड बनाया जा रहा है उसका क्या मतलब हुआ। अगर इफ का नेस्टेड बनाया गया तो इसका मतलब इफ के अंदर इफ, जैसे आपने ये इफ लगाई और इसका कंडीशन लिखा, कर्ली ब्रैकेट खोला और इसके अंदर एक और इफ लगा दी, तो ये आपका नेस्टेड इफ माना जाएगा। अब इसके अंदर और स्टेटमेंट होंगे तो होंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर लूप को लिखते हो, लूप, और आपने लूप लिखा, लूप के अंदर फिर आप फिर से चाहे वाइल चाहे डू वाइल कोई भी लूप लगाइए आप, तो आपने फिर से फॉर लूप लिख दिया, तो ये आप क्या बना रहे हो, ये नेस्टेड लूप बना रहे हो। तो नेस्टेड का मतलब होता है, बिल्कुल सही है, इफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज नेस्टेड इफ। और फिर इसके बाद कहा जा रहा है बच्चों रिपीटिव एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज लूपिंग। लूप में बताया गया कि जब किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट्स को आप कई बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। ओके, द टू टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट आर एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, दो तरीके के हम लोग लूप होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप बच्चों और एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप में आपका एग्जांपल मैं अभी बता दे रहा हूं। एंट्री कंट्रोल लूप ये आपका है ना, तो इसमें आपका व्हाइल लूप, व्हाइल और फॉर लूप दो आते हैं, और एग्जिट कंट्रोल लूप में आपका डू व्हाइल लूप आता है, डू व्हाइल। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे में थोड़ा सा बचा है, उसको भी मैं रीड आउट कर दे रहा हूं। ओके, मैं आगे से ही चलता हूं। एंट्री कंट्रोल लूप हो गया, और बोथ व्हाइल एंड फॉर टर्म्ड एज एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, अ फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन, ये भी सही है। फॉर लूप हम लोग तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ इटरेशन नोन हो। एंड व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन नंबर सेट ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहे, उसके लिए हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं। इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन आर नॉट नोन, यानी अननोन। तो बहुत आसान पैराग्राफ है, मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको सारी चीज समझाता हूं। ठीक है, आप आसानी से देखिए इसको। ओके, तो सबसे पहला है हमारा व्हाट आर द टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आप ऊपर देख चुके हो, मैं यहां पर आपको बताया भी देता हूं। आपका इफ और स्विच, ये पहला वाला आंसर इसका आपका सही है। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन्हीं को हम लोग मान रहे हैं, फर्स्ट वाला, ए का फर्स्ट। देन एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज, क्या बताया था, नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ ये थर्ड वाला सही है। नेम गिवन फॉर रिपीटिव एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट, क्या बताया था, जो लगातार एग्जीक्यूट करना पड़ता है, लूप होता है, तो लूपिंग स्टेटमेंट कहे जाएंगे वो। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस, इनमें से कौन सा लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कौन सा लूप। तो एक बार चला के देख लीजिए, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, k इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, 1 इज लेस देन 100 इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है, तो ये तो कंडीशन ट्रू है तो चलेगा ही चलेगा, चल जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देख लें, दूसरे में आपका यहाँ पर देखिए, सॉरी मैंने हाइलाइटर ले लिया, हाँ, k में 10 है, अब 10 इज लेस देन 1, तो 10 1 से छोटा है, नहीं छोटा है, 10 तो 1 से बड़ा होता है। तो ये वाला कंडीशन बिल्कुल सही चल रहा है कि ये एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका आई थिंक सही आंसर आपका यही है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 1
k में स्टोर हुआ, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इक्वल टू है तो इसका मतलब ये चल जाएगा। तो आपका ये इसका आंसर ये है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर मैं इसके सारे आंसर आपको एक 1 बाय 1 लिख दे रहा हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, ये ओके 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला आंसर आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 पहला आंसर ए का आपका 1 है, सही आंसर, यानी इफ एंड स्विच। और 10 का दूसरा आंसर देखेंगे, दूसरा आंसर है बी का डी, कौन सा, नेस्टेड इफ। आई थिंक आपको सारे बच्चों को याद आ रहा होगा जो अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। और फिर आपका सी, 10 का सी का आपका फर्स्ट आंसर सही है, लूपिंग। लूपिंग के बाद में लास्ट आंसर है आपका डी। तो डी में हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया था, चला के देख लिया था। तो 10 का डी का सेकंड वाला आंसर सही है, यानी कि फॉर k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 10 और k इज लेस देन 1 और k प्लस प्लस, ये वाला सही है बच्चों। ओके, तो इस तरीके से आपका सारे आंसर्स हो गए हैं। एक बार मैं पेपर भी चेक कर लेता हूं। यही लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है बच्चों, यही आपका फाइनल क्वेश्चन था 10 वाला। हम लोगों ने सारे आंसर बहुत अच्छी तरीके से सही सही कर लिया। आई होप आप इसको ऐसे समझ लीजिए बच्चों कि मेहनत तो हर टीचर करना चाहता है, मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन मैं YouTube पे ज़्यादा नहीं आता हूं। मैं अपनी क्लासेस में ही इतना ज़्यादा बिजी रहता हूं अपने बच्चों के साथ में। जो मेरा एक काफ़ी बड़ा बच्चों का ग्रुप मेरे पास हर साल आता है, मैं उसी में बिजी रहता हूं, इसलिए YouTube पे नहीं जा पाता हूं। लेकिन अब बच्चों की डिमांड या एक तरीके देखा जाए कि थोड़ा सा समाज सेवा हो जाए, तो समाज सेवा में भी क्या है कि कोई भी चीज़ बच्चों देखा जाए तो फ्री में नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ पर जो अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो ये फ्री में नहीं देख रहे हो, आप भी कुछ ना कुछ एक्सपेंड कर रहे हो। और जब भी आप कुछ एक्सपेंड करते हो तो साथ में आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन भी होती है। तो जैसे आप यहाँ पर अपना टाइम दे रहे हो, अपना मनी दे रहे हो, डेटा आपने इंटरनेट रिचार्ज कराया होगा, तो ऐसे मैं भी यहाँ पे फ्री कुछ नहीं दे रहा हूँ। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपसे प्यार आपका मिले। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया या लाइक कर दिया वीडियो को, या बच्चों के साथ, जिन बच्चों को इस चीज़ की नीड है उनके साथ आपने उनको शेयर कर दिया। और साथ ही साथ मुझे और आपकी हेल्प मैं कैसे कर पाऊँ, अगर इसके बारे में अच्छा से अच्छा आपने बताने की कोशिश की, कमेंट लाइन में कमेंट किए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए, तो मतलब हो ही नहीं सकता। एक टीचर का ये धर्म बनता है कि वो स्टूडेंट्स की मदद करे ही करे, चाहे वो पेड हो स्टूडेंट्स या जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए यूट्यूब पे ये सुविधा दी गई है। तो बस मुझे आपसे इतना ही चाहिए कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और जो भी और जिन बच्चों को ज़रूरत है उनको सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सब हो रहा है? अगर आप अच्छे कमेंट लिख देते हैं कि आपको और क्या चाहिए मुझसे, तो मैं ज़रूर ही उस चीज़ के लिए मेहनत करूँगा। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं यूट्यूब पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैं ना दे दूँ आपको, मैं सारी चीज़ें आपको देने की कोशिश करूँगा मैक्सिमम। बस रिक्वायरमेंट एक ही है, कमेंट आना चाहिए और आपका प्यार मिलना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, आपने इतनी देर साथ दिया हमारा, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।